भारतीय शेयर बाजार में एक घबराहट सी है। क्या भारत का शेयर मार्केट अमेरिकी 500% टैरिफ को बर्दाश्त कर पाएगा, उसे झेल पाएगा? और अभी हाल के दिनों में मार्केट में जिस तरह की गिरावट या जिस तरह का एक असमंजस या कंडीशन ऑफ न्यूट्रल उदासीन स्थिति दिखाई पड़ रही है। रुपेश जी, पहली बात तो ये एक बहुत मैं कहूँगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ट्रंप ने ये कह दिया कि 500% वो टैरिफ लगाएंगे। हालांकि ये एक मैं वैसे कहूँ अगर तो प्रैक्टिकल की बात तो नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ये 500% लगा पाना उनके लिए भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में। मान लीजिए अभी उन्होंने 500% लगा भी दिया, तो उनके जो इम्पोर्टर है, जो खरीदार है वहां पर, वो किसी भी रूट से बढ़ के खरीदेंगे। तो एक्चुअली इंडिया से वही प्रोडक्ट खरीदा जाता है जो इंडिया प्रोड्यूस करता है, और कोई जनरली प्रोड्यूस नहीं करता। देखिए, एज अ बिजनेसमैन आप सबसे सस्ता ही लेते हैं, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना होता है। अगर वो किसी रूट से आपको सस्ता पड़ रहा होता है इंडिया से, तो आप ऑलरेडी ले रहे होते, तो यानी आप वो नहीं खरीद पा रहे हैं। इंडिया ही उस पर्टिकुलर कमोडिटी का सप्लायर इंडिया ही है। मान लीजिए 500% की जो बात हो रही है, 500% उन्होंने लगा भी दिया। 500% लगाने का मतलब है कि ये वहां के इंपोर्टर के लिए, वहां के व्यापारी के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा कि उस सामान को खरीद के और दोबारा बेचे या उस पर कुछ प्रॉफिट कमा सके। तो वहां की इकोनॉमी पर भी इफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं कि इफेक्ट नहीं आएगा। और ठीक है, हमें भी दूसरी मार्केट्स देखनी पड़ेंगी। अमेरिका के अलावा हमारे एक्सपोर्टर को दूसरी मार्केट देखनी पड़ेंगी। हमें भी इस 37 बिलियन को कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं जब कहता हूं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, तो ये इस तरह से है कि उन्होंने जो फिगर बोला 500, उस फिगर को हमने दिल से लगाया और हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी कि हम अब जो आने वाला 1 तारीख को बजट भी है, वो इस चीज को कंसीडर करते हुए ही आएगा कि कहीं 500% लगा दिया तो हम कैसे करेंगे। तमाम होनी और अनहोनी में बाजार कमोबेश एक जगह ठहरा हुआ है। तमाम आशंकाएं थी पिछले 4-5 महीनों से। उन तमाम आशंकाओं के बीच भी मार्केट कमोबेश एक तरह से देखा जाए तो 2-3 हजार के आसपास, में निफ्टी की बात करूं तो वहां पे वो ठहरा हुआ है। लेकिन और अगर देखा जाए लॉन्ग टर्म में तो बाजार लगातार ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अभी हाल में नितिन भाई, हाल ये है कि जो भी खासकर बहुत से शेयर, अगर आपका पोर्टफोलियो है और उस पोर्टफोलियो में आपको बहुत नुकसान दिख रहा है, वो पोर्टफोलियो कहीं 20%, कहीं 30% नुकसान में दिख रहा है। बाजार बहुत ऊपर है, इंडेक्स बहुत ऊपर है, लेकिन पोर्टफोलियो आपका गिरा हुआ है और बहुत बड़ा लॉस में मैक्सिमम लोगों के पोर्टफोलियो हैं। तो एक तो मैं इस पे बात समझना चाहूंगा। दूसरा, आपने एआई की चर्चा की। आपने कहा कि आने वाला समय जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है और इस तरह की कंपनियां, ईवी हो चाहे एआई हो, वही चलेंगी। पूरी दुनिया में कहा जा रहा है कि एआई का गुब्बारा भी फूट सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि एआई के नाम पे एनवीडिया हो चाहे दूसरी बड़ी कंपनियां हो, ये फूलती जा रही हैं। और पूरे ग्लोबल, चूंकि हम आजकल कोई इंडिविजुअल टापू तो है नहीं, हम पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जो कुछ भी होता है, एक फोन जो हमारे हाथ में होता है, उसके ना जाने कितने हिस्से होते हैं और ना जाने कितने किस्से होते हैं, ना जाने कहां कहां से वो बन के तब असेंबल होता है। तो ऐसा लगता है कि ये मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, लेकिन उसकी कहानी तो ना जाने उस मजदूर से शुरू हो जाती है, जो मजदूर उसके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए माइनिंग कर रहा होता है। और हो सकता है वो अफ्रीका के किसी हिस्से में या दुनिया के किसी हिस्से में हो रहा हो। तो वो कहते हैं ना साहब कि जो रोटी हमारे थाली में होता है, वो उगाता कोई और है, बनाता कोई और है, पीसता कोई और है, खाता कोई और है, टाइप का मामला है। तो मैं थोड़ा सा नितिन भाई इसको समझना चाहूंगा कि इसको कैसे आप देख रहे हैं, खासकर पहले उस मार्केट वाली स्थिति में आए थे। हम लोग का भी पोर्टफोलियो बहुत डाउन है। देखिए, मार्केट तो डेफिनेटली ऊपर बढ़ रही है, लेकिन सबका पोर्टफोलियो रेड में है, किसी का ग्रीन में नहीं है। और ग्रीन में ना होने का कारण यह है क्योंकि सब लोग फंडामेंटल्स पर ही बेसिकली पैसा लगाते हैं, कोई स्पेकुलेटिव पैसा नहीं लगाता है। जब आप अभी भी देखिए, स्पेकुलेटिव जो शेयर्स हैं वो बढ़ रहे हैं, वो नहीं घट रहे हैं। लेकिन फंडामेंटल जो है वो जनरली जो शेयर्स हैं, जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, उनका बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। बैलेंस शीट ठीक ठाक आई है, सबके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन जो सेंटीमेंट चाहिए था वो सेंटीमेंट नहीं आया है। तो अभी निश्चिंत रहिए कि आपको अभी 3-4 महीने कोई प्रॉफिट आपका कहीं ग्रीन नहीं आ रहा है, क्योंकि एक जो थोड़ी बहुत उम्मीद है वो हमें बजट से है। लेकिन मुझे बजट से इसलिए उम्मीद नहीं है क्योंकि इधर जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है बहुत हुई है,
और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत होने से गवर्नमेंट कहां तक पैसा खर्च करेगी? अल्टीमेटली गवर्नमेंट को हाथ सिकोड़ने पड़ेंगे और गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्री है वो पैसा खर्च करे। इंडस्ट्री पैसा तभी खर्च करती है जब इंडस्ट्री को एक क्लियर पाथवे कई सालों के लिए दिखता है, वो 1-2 साल के लिए के उस पर नहीं जाती है, तो उसको उतनी बड़ी मार्केट दिखनी चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर और भी चीजों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया, गवर्नमेंट ही पैसा खर्च कर रही है, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि गवर्नमेंट धीरे से हाथ खींचे, धीरे धीरे खींचे और इंडस्ट्री को फोर्स करे कि वो पैसा डालना शुरू करे। अगर इंडस्ट्री ने पैसा डालना शुरू किया तो डेफिनेटली चीजें चेंज होंगी, मार्केट बढ़ेगी और जो शेयर्स आपके रेड में हैं वो ग्रीन में आएंगे। जब वो ग्रीन में आएंगे तो आपका पोर्टफोलियो बेटर होगा। लेकिन रिसेंट मतलब आप सोचे कि 31 मार्च तक आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है। आप हो सकता है एट पार पहुंच जाए, आपका ना ग्रीन रह जाए ना रेड रह जाए, लेकिन अभी रिसेंट जो मुझे फ्यूचर दिख रहा है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि बहुत बड़ा आमूलचूल कोई परिवर्तन होने वाला हो, क्योंकि ये जो ग्लोबल क्यूज हैं, ट्रंप है, 500% है, ऑयल है, वेनेजुला है, ईरान है, ये रोजाना लगा रहेगा क्योंकि ट्रंप एक मदारी है और वो कोई ना कोई खेल खेलता रहेगा रोजाना, वो नए नए अनाउंसमेंट करता रहेगा। क्योंकि देखिए उसके पीछे की भी साइकोलॉजी समझिए। ट्रंप का पूरा परिवार इन्वेस्टर है, उसके दूर दूर तक के रिश्तेदार सब इन्वेस्टर हैं। उसके एक अनाउंसमेंट से वो लोग बिलियनर हो जाते हैं, एक दिन में बिलियन रुपीस छाप लेते हैं। उनका जितना स्टॉक यूएस के स्टॉक मार्केट्स हैं उनमें जितना इन्वेस्टमेंट है, उनके कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हैवी है। और क्योंकि ट्रंप डायरेक्ट तो खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, लेकिन उसको वो पहले से ही बता के कि मतलब आज मैं ये अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, उसका ये इफेक्ट होगा और उसके हिसाब से आप खरीद लीजिएगा या बेच दीजिएगा। तो वहां पर एक अलग ही खेल चल रहा है। वो ही इज अ बिजनेसमैन और वो अपने परिवार को, अपने पूरे अंपायर को पैसे से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और आपने देखा होगा कि उसका एलन मस्क से भी झगड़ा हो ही चुका है, ऑलमोस्ट मनमुटाव है, बहुत अच्छी उन लोगों की नहीं निभ रही है। लेकिन मस्क भी जाए कहाँ, अभी तो उसको जिता के भी लाए और फिर समझ में आया कि ये ऐसा दोस्त है जो हमेशा धोखा देने के लिए तत्पर रहता है। तो एक बड़ा अजीब सा माहौल हो गया। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज आपको मैं बताऊं, मस्क ने ये कह दिया है कि मैं ईरान को उनका जो स्पेस नेट है वो मैं फ्री में दे रहा हूं और वो इंटरनेट जो बंद है उनके उसको मैं चालू कर दूंगा। तो एक और नई लड़ाई शुरू होने वाली है, आप देखिएगा। लेकिन जहां तक है वो भी चोरी चुपके पहुंच गए ईरान में, मस्क के जो हाँ जी। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीजें हैं ये मार्केट को ऊपर नीचे वॉलेटाइल ही रखेंगी। और अभी मार्केट में मैं ये कहूंगा ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा है, वॉलेटाइल मार्केट है, आप ट्रेड कर सकते हैं, बढ़िया से पैसे कमा सकते हैं, अच्छे ट्रेडर हैं आप, इंटेलिजेंट ट्रेडर हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो कोर्स वो है कंपनीज हैं उनके शेयर्स खरीद के आप बैठ जाइए 3-4-5 महीने के लिए, रिटर्न मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। इंडियन स्टोरी कोई खत्म नहीं हुई है और इंडियन स्टोरी में बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिनसे मेरी बात होती मैं देखता हूं, वो लगे हुए हैं, वो चाहे एआई हो, और एआई के बाद जो नेक्स्ट इंडस्ट्री आने वाली है जो बहुत तेजी से आएगी, जो अगर एआई बबल भी है तो वो बबल नहीं है, दैट इज रोबोटिक्स। आप भूलिए नहीं, रोबोटिक्स और एआई एक बहुत बड़ी चीज आने वाली है जो कि हर जगह पर। अब एआई ने तो उतने लोग बेरोजगार नहीं किए जितना रोबोटिक्स करने वाली हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो सर्जरीज हो, सर्जरी वगैरह में तो रोबोट सही गए हैं, प्रिसाइज हैं, बिल्कुल सही हैं और वो एआई बेस्ड है। ऑटोमोबाइल में जितनी असेंबली लाइन है वो सारी रोबोटिक्स पर जा रही है, धीरे धीरे अपैरल मैन्युफैक्चरिंग रोबोटिक्स पर जा रही है। कहने का मतलब ये है कि ये नेक्स्ट जो बड़ी चीज है वो रोबोटिक्स होने वाली है और हर चीज में। उसमें चाइनीज कंपनीज बहुत हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं रोबोट्स में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बहुत तेजी से इन्वेस्ट कर रही हैं। तो नेक्स्ट जो स्टोरी है इमीडिएटली आफ्टर एआई, दैट इज रोबोटिक्स। और डिफेंस में भी रोबोट्स बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये सेक्टर एक आने वाला सेक्टर होगा जो कि देखने लायक है। आज मैं सवेरे ना वो नई परख पे अभय दुबे जी और अरुण सर को सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी बाजार में जो है वो बहुत बुरा, अभी अगले कुछ महीनों में मार्केट की स्थिति बहुत बुरी रहेगी और मार्केट बहुत गिरेगा, बहुत मतलब स्थिति जो है मार्केट की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आपको क्या लगता है कि अभी क्षणिक मतलब तात्कालिक तौर पे या बहुत शॉर्ट टर्म में
मार्केट में अभी ये जो 500% का इफेक्ट है उसका शॉक वेव आएगा और मार्केट में भगदड़ मचेगी। अच्छा, ग्लोबली भी सिचुएशन आप देख लीजिए, ईरान में स्थिति बड़ी खराब है, आप ही बता रहे हैं कि वहां पे 12,000 लोग के आसपास मर गए और अमेरिका वहां पे रिजीम चेंज की एक स्क्रिप्ट लिख चुका है। एक तरह से न्यूयॉर्क में रिजीम चेंज की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत तमाम प्रतिरोध के बाद वहां से सत्ता जो है बदल जाएगी। दुनिया के तमाम देशों में, चाइना और रूस और खासकर यूरोप की भी स्थिति यही है कि यूरोप एक तरह से सरेंडर कर चुका है। यूरोप का जो नाल था वो कट गया एनर्जी को लेके। ट्रंप के कहने पे यूरोप ने रिलेशंस तो खराब कर दिए, रसिया से तेल लेना तो बंद कर दिया, लेकिन आज जर्मनी में फैक्ट्री बंद हो रही है, यूरोप के तमाम हिस्सों में फैक्ट्री बंद हो रही है क्योंकि गैस और ऑयल और कीन का क्राइसिस वहां बहुत भीषण है। इन सब चीजों को देखते हुए पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी की हालत है सर, और आप चूंकि लगातार पढ़ते लिखते हैं, चीजों को देखते हैं, मैं इसको थोड़ा समझना चाहूंगा कि क्या मार्केट में अगले, ये तो ठीक है लॉन्ग टर्म मार्केट और इंसान दोनों को ऊपर जाना है, लेकिन अगले 6-8 महीने साल भर में क्या ऐसा लगता है कि बाजार में कुछ ऐसा है जो अभी दिख नहीं रहा है? 9 से लेके 3.5 के बीच में हमारी आंखें ऐसी चौधिया जाती हैं कुछ बन रहे पैसे को देख के या कुछ घट रहे पैसे को देख के, कि हम लोग देख नहीं पा रहे उसके आगे की चीज। मैं इसको समझना चाह रहा हूँ। आप भी आज कह रहे थे, थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिन से, आपने मुझे बताया, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात को भी यहाँ पे बोल देता हूँ, आपने कहा कि ऐसा है कि बहुत दिन से मैंने मार्केट नहीं देखा है, लेकिन कुछ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपको मार्केट देखना है और 3:30 के बाद बातचीत हो गई। तो आपको भी दिख रहा है क्या कुछ इस तरह का तूफान और शॉक वेव? रुपेश जी, बिल्कुल नहीं दिख रहा, कोई ना दिख रहा है ना है। देखिए, बहुत खूबसूरत मार्केट हो चुकी है हमारी। मैं आपका नहीं मुझे मालूम है, लेकिन मैं 97 से इन्वेस्टर हूँ इस मार्केट में, और मैंने हर तरह के वो देखे हैं। हर्षद मेहता तो मेरे सामने नहीं हुआ था, लेकिन बाकी चीजें मैंने देखी होते हुए, बहुत सारे बबल्स फटते हुए देखे हैं, बहुत सारा ऊंचा नीचा देखा है हमने। मार्केट को मटेरियलाइज मार्केट से, मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट से डीमटेरियलाइज होते देखा है, मार्केट को समझते देखा है, मार्केट को संभलते देखा है, अच्छे अच्छे रेगुलेटर्स देखे हैं, अच्छे रेगुलेशन की पॉलिसीज पढ़ी हैं। मैं खुद एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था, तो बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलती थी कि मार्केट कैसे मैच्योर हो रही है, इंडिया की मार्केट। और मैच्योर मार्केट हो न हो, इंडिया का इन्वेस्टर मैच्योर हो गया है, और इन्वेस्टर ऐसे मैच्योर हो गया है, बहुत बेसिक सी चीज है। हमारे जीन्स से अभी वो बात नहीं गई है, अभी चाहे वो जेनजी आ गई है या कोई भी आ गया है, लेकिन हमारे जीन्स से वो बात नहीं गई जो बाप दादाओं ने सिखाई थी कि बचाओ ज्यादा, आगे वही काम आता है जो बचता है। तो जो बचाने की जो प्रवृत्ति थी वो बहुत अच्छी है, और हमारे पास जो 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 थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा होता है वो हम स्टॉक मार्केट में डाल देते हैं, और वो क्योंकि हमारी आबादी बढ़ गई, हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई, और हमारा जो रहन सहन का स्तर था वो बढ़ गया, तो एक पैसा ज्यादा जो आया वो मार्केट में जाना, इन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया। तो और जो ये बात है 500% और ये 250% या ईरान और ये सब देखिए, आप अगर ध्यान दीजिए, आज ही मार्केट 300 पॉइंट माइनस रही, बहुत ज्यादा नहीं, कल भी 400 पॉइंट के आसपास थी। तो ये कोई, अगर आप 400, 300, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट अगर आप रोजाना भी लेकर चले, और मैं कहता हूँ 20 दिन भी लेके चलिए, तो कितना होगा? अगर एवरेज हम 400 पॉइंट भी ले लेते हैं तो टोटल कितना होगा? तो अगर 20 दिन भी हम लेके चलेंगे तो मार्केट पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसी पीढ़ी ने, इसी जनरेशन ने कोविड वाला दौर भी देखा था, इसमें मार्केट में वो लग गया था, क्या बोलते हैं, सर्किट्स लगे हुए थे, सर्किट लग गए थे और डबल हो गया भाई। तो जी हाँ, ऐसा नहीं, देखिए, होनी और अनहोनी को कौन टाल सकता है? मेरी ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, अगर इतने तक अगर आपको धैर्य है तो बात ही अलग है। हमारा वही हाल हो गया है। देखिए, आप अगर ध्यान दें तो उस समय, कोविड के समय में, इकोनॉमिस्ट कहते थे कि जो कोविड का नुकसान इंडिया को हुआ है उसको रिकवर होने में 20 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, 15 साल, पता नहीं कौन सी इकोनॉमिक्स थी वो जिस तरीके से कहते थे। मेरे तो नहीं समझ में आता था कि इतना समय लगेगा, लेकिन हाँ, ये तो मुझे लगता था नुकसान तो भारी होगा। 6 से 26,000 पहुंच गया कोविड में, 6,000। वही तो उस समय ये तो लगता था कि यार 10 साल, अचानक से क्या हुआ, इतना सेंटीमेंट पॉजिटिव हो गया कि सबको लगा अब हम बच ही गए, तो लाओ इन्वेस्ट ही कर दे मार्केट में, या क्या जो भी हुआ। तो मुझे ये नहीं लगता, जिसने पैसा लगाया वो वाकई में आज, मतलब बिल्कुल उसको बिल्कुल तो बिल्कुल, लेकिन सारे शेयर जिसने भी उस समय, जिसने भी अगर किसी भी मिड कैप में या लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया होगा, तो वो सब अमीर हो चुके होंगे, बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ियों में और प्रॉपर्टी बना रहे होंगे।
तो अभी भी मुझे बहुत ज्यादा कोई तूफान नहीं दिख रहा है। ये तूफान हम लोग अगर सच बताएं तो हम लोग इसको डिस्काउंट कर चुके हैं। इंडियन इन्वेस्टर जो है वो इसको डिस्काउंट कर चुका है, मार्केट इसको डिस्काउंट कर चुकी है। थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि जनवरी कब बहुत अच्छा गया, हमेशा सर्दी रहती है, तकलीफ होती है, तो जनवरी हमेशा से आप देखिए ऐसे ही रहता है। साथ में अभी बजट आने वाला है तो वो थोड़ा और ठंडा करेगा सेंटीमेंट को, और उसके बाद मार्केट हमेशा जैसे बाउंस करेगी। हाँ, ये तय है कि जैसे तूफान बहुत बड़ा नहीं आने वाला, वैसे ही बहुत तेज कोई ऐसी लहर नहीं आने वाली जिससे आपका पैसा बढ़ जाएगा। ये चलेगा धीरे ही धीरे, लेकिन बहुत बड़ा कोई तूफान नहीं आने वाला। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस समय बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, पूरी दुनिया बाइपोलर हो गई है। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ चाइना। ध्यान से समझिएगा, यूरोप खत्म हो चुका है, इकोनॉमी भी डाउन है, मामला खत्म है, वहां बहुत ज्यादा गर्मी नहीं रह गई, टूरिज्म खत्म हो जाएगा तो यूरोप खत्म हो जाएगा। अफ्रीका की स्टोरी तो ऐसे पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। रशिया की हालत यह है कि वो चाइना से डाउन है, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे जिस भी चीज में हो, खाली ऑयल के सहारे चल रहा है, और रेयर अर्थ मटीरियल जो उनके पास कुछ वो है मटीरियल उस पर चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो लीड कर रहा है चाइना, जो कि टक्कर दे रहा है अमेरिका को। एक साइलेंट प्लेयर की तरह, एक सस्टेन करने लायक प्लेयर की तरह इंडिया खड़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया सबके लिए, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना हो, सबके लिए कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया खुद तो बहुत ज्यादा वो चीजें प्रोड्यूस नहीं करता जो उसको चाहिए, लेकिन अमेरिका अगर फेसबुक बंद हो जाएगा या इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा तो सबसे ज्यादा, इंडिया में अगर ये बंद हो जाए तो सबसे ज्यादा फर्क अमेरिका को पड़ेगा। उसी तरह चाइना का बहुत सारा अभी भी है, चाहे हम लोगों को याद हो कि जब समय मोदी जी ने बहुत सारी चीजें बंद की थी, जब गलवान वगैरह हुआ था, लेकिन आज भी अगर आप ट्रेड देखिए चाइना से, मतलब सबसे नंबर 1 पर हमारा ट्रेड चाइना से ही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों ही। तो कहने का मतलब यह है कि अब इस समय पूरी दुनिया बाइपोलर हो गई, सारे के सारी इकोनॉमीज को हटा दीजिए आप, सिर्फ 3 इकोनॉमीज हैं जो चल रही हैं, नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 चाइना और नंबर 3 इंडिया। इंडिया ना इधर है ना उधर, इंडिया को दोनों तरफ रहना है। तो ये एक ऐसा धड़ा बन चुका है इंडिया, और इंडिया के बिना ये दोनों जो पावर्स हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो, अमेरिका भी उसी राह पर निकल चुका है जिस राह पर चाइना है। चाइना को भी एक्सपेंशन चाहिए था लैंड्स का, अमेरिका भी वही करने लग गया हो, चाहे वेनेजुला हो, चाहे ग्रीनलैंड हो, और चाहे अभी ईरान का एनेक्सेशन करने की सोच रहे हो, और चाहे अभी सीरिया में बमबारी करके आए हैं। तो ये तो अमेरिका भी उसी रास्ते पर चल चुका है कि पूरी दुनिया का क्षेत्रफल 2 हिस्सों में बांट लिया जाए, आधा तुम ले लो आधा हम ले लें। लेकिन उसमें इंडिया की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, और इंडिया को ये दोनों लोग पूरा ले नहीं सकते हैं। मार्केट उनके लिए है ही है, और मिलिट्री मार्केट भी नहीं है। ये एक ऐसी मार्केट हो चुकी है जो बड़ी न उगल सकते हैं न निगल सकते हैं। इंडिया वो वाली पोजीशन में आ चुका है। इट इज नॉट लाइक कोई छोटी मोटी कंट्री हो जिसको जैसे चाहो वैसे दबा लो। अब इंडिया सस्टेनेबल है, इंडिया की अपनी स्टोरी है। हालांकि यहाँ इनोवेशन पर इनोवेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा रिसर्च पर पैसा नहीं खर्च हो रहा है, जो कि होना चाहिए, जिससे कि इन दोनों के साथ कंपीट किया जा सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारी स्टोरी खत्म है और हम एक अलग टाइप की चीज बन चुके हैं, जो कि इस बाइपोलर वर्ल्ड को, दोनों को हमारी जरूरत है। बिना हमारे ये लोग चल नहीं पाएंगे। हालांकि 500% नहीं लगेगा, ये निश्चिंत रहिए। आप मतलब हो सकता है 25, 50, 30, 100% के आसपास और लग जाए, क्योंकि वहां इंडियन लॉबीज भी बैठी हुई हैं, उनको ही मालूम है, और ये भी सबको मालूम है कि ट्रंप का 1 साल बीत चुका है, अब सिर्फ 3 साल बचे हैं। और इस 3 साल में अगर ट्रंप जिस तरीके के अनाउंसमेंट, जिस तरह का बड़बोलापन, जिस तरह की वो हरकतें कर रहे हैं, वो पूरे ग्लोबल सिस्टम को हिला के रखने वाले, चाहे वेनेजुला हो, चाहे उनका ईरान में दखल हो, या जो भी ग्लोबल इकोनॉमी पर जो इफेक्ट डालने वाली चीजें हैं, उससे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये जो कुछ झेलना है अभी झेल लो। बहुत ज्यादा इसको इस तरह से नहीं लेना, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना है, ना कि रिटेलिएट करना है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, चीजें चेंज हो रही हैं। एक तरफ चाइना लीड कर रहा है, और चाइना ने भी बिल्कुल एक ऐसा रुख बना लिया है कि वो झुकने वाला नहीं है अमेरिका के सामने। इंडिया जो सबसे बड़ी मार्केट है वो झुकने वाली नहीं दिख रही है। तो ट्रंप एक इगोइस्टिक आदमी है, जिसके कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं होते हैं, वो सिर्फ फ्रेंडशिप तभी करते हैं जब उनको फायदा होता है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे अब खुल के आ गई हैं, सामने आ गई हैं, और सब लोग इसी इंतजार में हैं कि जैसे ही ये टर्म निपटे वैसे ही चीजें सही हैं। उसी जैसे आपने मार्केट की बात की, हमारे स्टॉक मार्केट्स की बात की, चाहे एनएससी की बात हो चाहे बीएससी की बात हो, दोनों ही देखिए हमारे जो भी दोनों इंडेक्स में डाउनफॉल चला, लेकिन हम लोग पहले से ही काफी
मैं ये तो नहीं कहूंगा स्वेल्ड थी मार्केट, लेकिन मार्केट एक कहीं ना कहीं करेक्शन देख रही थी। मार्केट को एक बहाना चाहिए था और ये बहुत अच्छा बहाना रहा कि ट्रम्प का 500% का अनाउंसमेंट या ग्लोबल जो क्यूज मिले हैं, उससे जो लगता है कि ईरान को लेके, वेनेजुएला को लेके, ऑयल प्राइस को लेके, गोल्ड जिस तरीके से बढ़ रहा है, सिल्वर जिस तरह से बढ़ रही है, सारी चीजें जब हम कंसीडर करते हैं तो उससे जो हमारे यहाँ एक करेक्शन आया है, ये अभी कुछ 2 हफ्तों के अंदर, 1.5-2 हफ्तों के अंदर, ये एक हेल्दी करेक्शन है। और इसके बाद मुझे लगता है कि ये एक इसलिए जरूरी था कि अगर आप मैं नहीं जानता आपके इस शो को कितने इन्वेस्टर देखते हैं, सीरियस इन्वेस्टर कितने हैं उसमें, और जो इक्विटी में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम मोटा मोटा देखें तो सिर्फ 5-6 इंडाइसेस थे जो कि शेयर मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। कुछ ही शेयर थे जो मार्केट को सस्टेन किए हुए थे और ऊपर की तरफ ले जा रहे थे। एक बहुत बड़ा लार्ज तबका था मिड कैप का और लार्ज कैप का भी, जो कि जिसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं था। बैंक निफ्टी वगैरह ऊपर जाता था तो मार्केट ऊपर हो जाती थी। और अगर हम देखें तो कुछ रिफॉर्म बेस्ड ही या रिफॉर्म में के इंतजार में लगे हुए शेयर्स जो थे वो बैठे हुए थे, वो चल नहीं रहे थे। अब लगता है कि उनके चलने की उनका समय आ गया। दूसरी चीज, इस समय हमारी मार्केट बड़ी कंफ्यूज्ड है। पूरी दुनिया में एआई चल रहा है और हमारे यहाँ एआई और चिप से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है। हम एआई बेस्ड सर्विस कंपनीज तो बना रहे हैं जो एआई से रिलेटेड कोई सर्विस तो प्रोवाइड करती है, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारे पास अभी कोई सॉलिड, कोई स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है। और ना ही उनकी एंसिलरीज हैं, ना ही फॉरेन की वो कंपनीज जो कि एआई टेक्नोलॉजी में है वो इंडियन कंपनीज को बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है या उनके साथ टाई अप हुआ है। तो एक एआई को लेकर जो बना हुआ है वो मैं कहूँगा कंफ्यूजन बना हुआ है कि आगे किस करवट दुनिया बैठेगी। दूसरी चीज, जो एआई के बाद आने वाली जो मार्केट है वो देखिए, ये तो तय है कि आने वाला समय जो है टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीजों का होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव, और आपको पता नहीं ये है कि नहीं, मालूम है कि नहीं, लेकिन मैं बहुत छोटे से टाउन में भी गया था, सीतापुर के पास में एक जगह है, वहां पर बहुत सारे मतलब मेरी कुछ लोगों से बात हुई, एडवोकेट है और उनके एडवोकेट्स के मुंशी जो होते हैं उनसे बात हो रही थी, तो बोले कि अब तो हम सारा चैट जीपीटी से ड्राफ्ट निकलवा लेते हैं और उससे काम चल रहा है। तो कहने का मतलब एआई वहां तक जा चुका है और लोगों का जो असिस्टेंट का काम जो था एआई को करना था वो धीरे धीरे करने लग गया है। चाहे वो पूरी तरीके से अडॉप्ट हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक एआई जा चुका है। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी ड्रिवन शेयर्स ही चलेंगे। अभी कोर जो चलता है वो तो चलेगा, मैन्युफैक्चरिंग कहीं नहीं जाना है, ऑटोमोबाइल कहीं नहीं जाना है, वो बात अलग है कि इनमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। जैसे पोल्यूशन की वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर पर फर्क आएगा, उसी तरीके से अभी जैसे ही सर्दियां खत्म होंगी फिर पॉल्यूशन की बात खत्म हो जाएगी इंडिया में। जब वो खत्म हो जाएगी फिर से ऑटोमोबाइल सेक्टर फिर से चलने लग जाएगा। ईवी आ रहा है, ईवी पर फोकस है, ईवी भी इंडिया में चल रहा है, हालांकि उतनी कंपनीज नहीं है जितनी होनी चाहिए। वही बड़े प्लेयर्स हैं जो पहले थे और उन्होंने ही ईवी में वो आ गए हैं और उनके जो व्हीकल्स हैं वो महंगे हैं, इस वजह से अभी मार्केट को मोमेंटम नहीं मिला, उनके शेयर्स को उतना मोमेंटम नहीं मिला। लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो मेरा बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट्स ऊपर जाएंगी, मार्केट्स पॉजिटिव रुख पर है और हमारे यहाँ जो शॉक एब्जॉर्वर है वो है हमारा मिडिल क्लास, जो कि चाहे वो म्यूचुअल फंड के रूप में या अपने जो भी वो स्टडी करता है उसके बेसिस पर जो रिटेल इन्वेस्टमेंट करता है, उससे वो एफडीआई जब आउटफ्लो होता है, एफडीआई जब बाहर जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब बाहर जाता है तो उसको शॉक एब्जॉर्बर की तरह रोक लेता है और वो पैसा हमारी स्टॉक मार्केट को बैलेंस कर देता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी को कोई रोक नहीं सकता है और हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती है। ठीक बात है। आपने इस पूरी बातचीत में बहुत शानदार इंसाइट रखा, आपने हमें ज्वाइन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।